फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 और व्याख्यात्मक हर पर्सन सेकंड पाली सीरीज सी सेट विश्व परीक्षा तिथि 28/1/2019। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके पास फ्रेंड्स टाइम नहीं बचा है, तो आप जल्द से जल्द और हम आपके क्वेश्चन स्पीड में कराएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल के साथ कराएंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड्स, और उससे रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आपका सामने पहला प्रश्न इस सामान्य ज्ञान करा रहे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान से कराएंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, बताइए वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। फ्रेंड्स, अब भी फिलहाल में भी करंट में भी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। इसका राइट आंसर होगा भी योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए 19 मार्च 2017 को लखनऊ स्थित कांसी राम स्मृति उपवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल राम नाईक ने गोरक्ष। फ्रेंड्स, राम नाईक ये पहले आपके कौन थे, राज्यपाल थे, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न जो फ्रेंड्स हम आपके लिए उसमें टाइम देंगे जो क्वेश्चन आता हुआ होगा। ठीक है, वो फ्रेंड्स आपका 2017 का था, वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वो हम प्रवेश करा रहे हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एक ना एक शिफ्ट में पूछ जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वह है सारस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में दे देते हैं आपकी जानकारी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है। सारस ना देकर आपको ऑप्शन में क्रोंच भी दे सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। कौन सा है, अशोक। और राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पुष्प पलाश या टेसु है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करा दे 100%, इनमें से एक नंबर आपका पक्का समझ लीजिए फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। तो फ्रेंड्स इसको आप पूरे को रटा लेना फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना, आपसे एक नंबर आपका पक्का हो गया है, चाहे कोई सी शिफ्ट हो फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। यह हो गया आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए डिटेल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे किसी से पूछे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। वर्ष 1937 से 1950 के मध्य मतलब बीच तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से। उत्तर प्रदेश को 1836 से 1877 ईस्वी तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 से 1877 ईस्वी तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 से 1877 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 ईस्वी से उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं सब। 2008 में पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न गिरा आपके सामने, चौथा प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है, आगरा के अंदर किया जाता है, ए राइट आंसर होगा आपका। चलिए अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। आगरा में ही नवरात्र और गणगौर मेले का आयोजन होता है। नवरात्र और गणगौर मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो आगरा में होता है। ठीक है, और बटेश्वर मेला पशु मेला का भी आयोजन आगरा में ही होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी बी, राइट आंसर हो जाएगा, शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। चलिए थोड़ा डिटेल देखिए इसके बारे में। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण वर्ष 1920 से 1928 के मध्य मतलब 1920 से 1928 के बीच हुआ था।
यह वनवास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा काली या महाकाली नदी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से लिखा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा काली या महाकाली नदी से निकलती है। इस नहर द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, ठीक है, और बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना है। उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड आपका 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग लेकर बना था। 1930 में सीवी रमन ने डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 में सीवी रमन ने किसमें नोबेल पुरस्कार जीता था? तो भौतिक शास्त्र में सीवी रमन ने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। चंद्रशेखर वेंकटरमण भारतीय भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चंद्रशेखर, ठीक है, वेंकटरमण को। उनका आविष्कार उन्हीं के नाम पर रमण प्रभाव नाम से जाना जाता है। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न और वर्ष 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ध्यान रखना, इससे बाहर कुछ नहीं। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो वह है बिस्टली टेल्स। बिस्टली टेल्स, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। विक्रम सेठ एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि हैं। बिस्टली टेल्स वर्ष 1991 में विक्रम सेठ यूके द्वारा लिखी गई कविता में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। इसका पूरा शीर्षक बिस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, ठीक है, हो जाता है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए? तो 1 नवंबर 1984 राइट आंसर होगा आपका। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला 1935 और नवंबर 1984 में उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित कविता 1 नवंबर 1984 लिखी, जो उनकी अंतिम कविता थी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज वह की थी आपकी कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, कार्ल लैंडस्टेनर 14 जून 1868 से और 26 जून 1943 ऑस्ट्रेलिया के एक जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। 1900 ईस्वी में लैंडस्टेनर ने 4 रक्त समूहों ए बी तथा ओ की खोज की थी। किसने की थी इसकी खोज? लैंडस्टेनर ने की थी। बाद में रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर का नाम दिया गया। ठीक है, रक्त ए में एंटीजन ए पाया जाता है, रक्त ए में एंटीजन ए पाया जाता है, रक्त बी में बी एंटीजन और रक्त ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो वह स्टक्सनेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्टक्सनेट। स्टक्सनेट एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। स्टक्सनेट विशेष रूप से प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स को लक्षित करता है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रक्रियाओं के स्वचालन की अनुमति देता है, जैसे कि परमाणु सामग्री को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज सहित मशीनरी और औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है।
तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि कौन सी है? तो पाक जल जल डमरू मध्य, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जल संधि है, ठीक है। चलिए अगले, पाक पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित जल संधि है, तमिलनाडु और श्रीलंका के। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में और पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इस स्ट्रेट के मतलब जल डमरू मध्य की चौड़ाई लगभग 53 से 82 किलोमीटर है। इस जल आगे चलिए थोड़ा सा करते हैं। जल डमरू मध्य जल्द, ठीक है, जल डमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर है, जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। जल्द मरुमध्य, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ नहीं करता है? तो वह अलास्का है। क्या है? अलास्का। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या तो भारत की है, ठीक है, और दूसरे पे चीन आता है, लेकिन पहले क्या थी? चीन था और भारत था दूसरे कड़े पर, लेकिन तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मस्कट नहीं है, राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी है मनामा। कौन सी है? बहरीन की राजधानी मनामा है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बहरीन की राजधानी मनामा है। यह बहरीन को सबसे बड़ा शहर है, जबकि बेरूत लेबनान की राजधानी है, दोहा कतर की राजधानी है और अंकारा तुर्की की राजधानी है, ठीक है। मैंने सारे कवर करा दिए, इसमें से भी एक नंबर आपका हो सकता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, कौन थी? वो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। चलिए श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर के रूप में 2009 से 2014 निर्विरोध चुनी गई थी भाई। इन्होंने वर्ष 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा, इसमें पराजित हुई, इसमें हार गई थी। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो वह मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 को। चलिए चलो डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर इसमें से हो सकता है फ्रेंड्स आपका। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ मतलब शुरू हुआ था और 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वह गुजरात से संबंधित है आपकी। कहाँ से? गुजरात से। खांडवी गुजराती व्यंजन है, ठीक है। कौन सा है? खांडवी गुजराती व्यंजन है। खांडवी में तेल बहुत ही अल्प मात्रा में होता है और इसमें अधिक मिर्च मसाला भी नहीं होता है, इसलिए यह पेट के लिए लाभदायक होता है। यह केवल गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय है भाई, ध्यान रखना इस बात को। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। वह था आपका उदंत मार्तंड, बी राइट आंसर होगा आपका। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? लरमा रोजो है, बी राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, लरमा रोजो। चलिए यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से आपका।
गेहूं की लरमा रोजो की उच्च पैदावार वाली बीज किस्म का भारत की हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। हरित हरित क्रांति का तात्पर्य आधुनिक तकनीक तथा सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग करके खाद्यान्न उत्पादनों में तीव्र वृद्धि करना है। भारत की हरित क्रांति में नॉर्मन बोरलॉग तथा एम.एस. स्वामीनाथन जैसे कृषि वैज्ञानिकों का विशेष योगदान है भाई। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है, और जिसकी हाल ही में मौत हो गई है, इस बात को ध्यान रखना है। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो बेनेगल नरसिंह राव ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी राइट आंसर होगा आपका। चलिए, बेनेगल नरसिंह राव भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। बी.एन. राव एक भारतीय सिविल सेवक, राजनयिक और न्यायविद भी थे। वह वर्ष 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। बी.एन. राव को वर्ष 1946 में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो वह जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में? जोधपुर में है। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में एक महल है। यह विश्व के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। इस महल को चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। यह चित्तर पहाड़ी पर स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस का नाम इसके संस्थापक महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया। बलुआ पत्थर से बने इस भव्य पैलेस में 347 कमरे हैं। ट्रेवलर चॉइस अवार्ड फॉर होटल्स में विश्व के शीर्ष होटल श्रेणी में इसे प्रथम स्थान मिला भाई। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये बताना है आपको किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावणी? ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र। तो भी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। लावणी महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावणी नृत्य की विषय वस्तु कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसे भावनाओं को प्रदर्शित करना के लिए यह शैली उपयुक्त है, ठीक है। संगीत, कविता, नृत्य और नाटक सभी मिलकर लावणी बनाते हैं। लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है भाई, निर्गुणी लावणी और श्रृंगारी लावणी, ठीक है। दो प्रकार का होता है लावणी जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाता है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016 में किया गया था। तो ये राइट आंसर होगा 2016 में। 1773 से 1785 तक प्रस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ए राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ईस्वी तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल प्रांत का गवर्नर संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ पर है? वह गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, आईसीआरए की स्थापना कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना होती है और इस मूल रूप से इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड आईआईसीआरए इंडिया का नाम दिया गया इसे। यह मूडीज और विभिन्न भारतीय वाणिज्य बैंकों और वित्तीय सेवाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम था। 13 अप्रैल 2007 को यह आईसीआर लिमिटेड के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आपका थोड़े % बाकी है फ्रेंड्स। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो वह सेंटिनल द्वीप को बना दिया था। तो राइट आंसर होगा आपका डी, सेंटिनल द्वीप को। फ्रेंड्स, आपसे 100% एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। देखिए, हम हमारे इस क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके लिए उसकी डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि अब के मान लो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अब की क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम आपको लेकर आए हैं हमारे।
सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। सेंटिनल जनजाति की सुरक्षा व संरक्षण हेतु भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के आवागमन से इन जनजातियों में असुरक्षा का भय मतलब डर उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण इन जनजातियों ने कई विदेशी पर्यटकों की हत्या कर दी थी। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? तो वह किया गया था सिक्किम का। ए राइट आंसर होगा आपका सिक्किम। चलिए सॉरी फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ए राइट आंसर होगा आपका। चलिए थोड़ी स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, जिन्होंने वर्ष 1947 से 1952 के दौरान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में सेवा दी। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, ये 2000 पिछला डाटा फ्रेंड्स 2008 का क्वेश्चन था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पहले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इस बात को ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो वह नर्मदा पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, ए राइट आंसर होगा आपका, नर्मदा पर है। स्टैच्यू ऑफ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो नर्मदा नदी के साधु बेट नामक स्थान पर है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर और 597 फीट है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है भाई। ये विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति 182 मीटर, ठीक है, और 597 फीट चाहिए। और 31 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ध्यान रखना इस बात को। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? वो पराग कोश में होता है। तो राइट आंसर होगा आपका सी। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है। पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर पौधे का क्या होता है? नर प्रजनन अंग होता है। किसका अंग होता है? नर प्रजनन का अंग होता है। ये पखुंडियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं और फूले हुए ऊपरी हिस्सों के साथ इसमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर 2 हिस्सों में बना होता है, परागकोश और तंतु। ठीक है, और पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी हिस्सा परागकोश कहलाता है। पुंकेसर का परागकोश परागकण उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। ठीक है, चलिए, परागकण में पौधे के नर युग्मक पाए जाते हैं। 33%। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? वह कोक्स होता है आपका, कोक्स होता है। कौन सा जीवाणु अंडाणु को या गोलाकार होता है? कोकस होता है। तो बी राइट आंसर होगा आपका, कोकस। चलिए अगला प्रश्न। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती हैं, वो होती है 455 से 390 nm होती है। तो सी राइट आंसर होगा आपका। चलिए अब हम आपके अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मक्खन का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन पायस का उदाहरण है। सी राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल खटखट क्वेश्चन कराएंगे। किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? किस में नहीं होंगे? एफ सोल्ट के नहीं होंगे। डी राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, इसमें नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है आपका। एप्सम का सूत्र है, क्रिस्टल का सूत्र नहीं। चलिए ये देख लेते हैं। वर्ष 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वह तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मयोर ने की थी। तो सी राइट आंसर होगा, सर विलियम मयोर ने की थी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1887 को एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई। 1873 में इलाहाबाद में मयोर कॉलेज की स्थापना हुई, जो आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, चलिए
पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? वो उत्तर प्रदेश के किया था। तो ए राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ए राइट आंसर होगा आपका। चलिए फ्रेंड्स, अब हिंदी कराएंगे हम आपके लिए। ये देखिए हिंदी कराने वाले हैं फ्रेंड्स आपके लिए हिंदी। अब देख लीजिए, चलिए हिंदी करा रहे हैं। हिंदी की शुरू होती है यहाँ से। हमें क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में शुद्ध रूप में करना है हमें। ठीक है, मैंने गाँव जाना है, मैंने नहीं, मुझे गाँव जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने की जगह क्या लग जाएगा? मुझे। क्या लग जाएगा? मुझे गाँव जाना है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। डी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या बताना है फ्रेंड्स आपको? मुहावरा बताना है। लोहा मानना प्रभाव मानना। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, लोहा मानना प्रभाव मानना। खटखट क्वेश्चन कराएंगे। खटखट। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बी हो जाएगा। इसका स्थायी भाव रति होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है? इस वाक्य में देख, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं। क्रमवाच्य। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। इस तरह से क्रमवाच्य होगा। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। देख लीजिए किस तरह से होगा। आप इस किताब को पढ़े हैं। इस वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन इस प्रकार होगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे क्रम की प्रधानता का बोध हो वह क्रमवाच्य कहलाता है। ठीक है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को जयों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं अर्धविराम। जयों का त्यों लिखने के लिए क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका डी, अर्धविराम होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। इसको मैं करा चुका हूँ, दूसरी वीडियो में देख लेना फ्रेंड। चिन्हों के बारे में भी सब बता रखा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास का विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर का सही विकल्प चंद्र है शिखर पर जिसके। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चंद्र है शिखर जिसके। देख लीजिए समास चंद्रशेखर का समास हो गया। चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव है। तो यह हमारे बहुवीरी समास है जो देवताओं का नाम होते हैं। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बताते हैं। वाक्य का सबसे अच्छा बताना है आपको। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, ये बताना है। एक शब्द बताना है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हतोत्साहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हतोत्साहित। सी राइट आंसर होगा इसका। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हतोत्साहित बोलते हैं। सी राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर बताते हैं जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है हतोत्साहित। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अनेकार्थी शब्द का अर्थ बताना है। जल्द का अनेकार्थी होगा मछली। क्या होगा? मछली। अनेकार्थी जल्द का अर्थ मछली, कमल, मोती, सितार, चंद्र, चंद्रमा, शंख, चंद्रमा, ये हो गए। ठीक है, जल्द के। चले अगला प्रश्न। इसमें क्या बताना है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो इन वाक्यों का पूर्व कालिक क्रिया का परिवर्तन वाक्य बताता है। भाई तो कैसे बता? बच्चों ने गृह कार्य किया, वह खेलने लग गए। कैसे गए? अभी का बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। तो भाई सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। उचित कारक है प्रभु रक्षा कीजिए। है प्रभु, ये देखिए इसको पहचानना है। ये क्या है?
हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो संबोधन कारक है। संबोधन है में जब है होता है, हे प्रभु तो रक्षा कीजिए, उसके लिए हम संबोधन कारक। ठीक है, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका बताना है आपका, बच्चों ने खेल खेला, भविष्यकाल। बच्चों ने खेल खेला, भविष्य बनाना है, भविष्य काल में करना है। बच्चों ने खेल खेला, बच्चे खेल खेलेंगे, अब भविष्य काल बना है आपका। डी राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत का राजपुतानी, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। पुल्लिंग शब्द राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द होगा राजपुतानी होगा। कुछ उपनाम वाची शब्द ऐसे हैं जिसमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे ठाकुर ठाकुरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी आदि। ठीक है, आपको स्त्रीलिंग शब्द, सही स्त्रीलिंग शब्द है तपस्वी तपस्विनी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखिए सब बहुवचन रूप का विकल्प पहचानिए। तलवार का हो जाएगा तलवारें, तलवार का तलवारें हो जाएगा फ्रेंड्स। आपके लिए मैं फ्रेंड्स 100% गारंटी कहता हूँ, आपके लिए मैं एक क्लास देखिए पर्यायवाची की क्लास अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट कर देना। आपको विलियम की चाहिए तो कमेंट कर देना, हर क्लास आपको मैं सब्जेक्ट वाइज ला के दे सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। लेकिन आपका प्यार चाहिए मुझे, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे प्यार देते रहिए फ्रेंड्स। तलवार का तलवार हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी क्लास इसके लिए अलग अलग लाऊंगा और 100% में गारंटी लेता हूँ, उससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। हर्षीय व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो वे स्वर के प्रकार हैं, तो ए राइट आंसर होगा, स्वर के प्रकार हैं। उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन कौन सा है आपका? तो 130 के अंदर क्या होगा, तो जल्दी से बताना है आपको। उसमें व्यंजन होगा हमारा से हमारा उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। ये 4 होते हैं, श है, ये रे लेवे अंत्यस्थ व्यंजन है, और पे एवं टे सपर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो वह पक्ष पाक्षिक, राइट आंसर होगा आपका, पक्ष पाक्षिक। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो लिंग का पता क्रिया से चलता है। किससे चलता है? क्रिया से चलता है सर्वनाम वाले वाक्यों में। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पहावत है। ठीक है, पद्मावत या पहावत। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका जायसी। पद्मावत का रचनाकार, पहावत का रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। रस विलास विज्ञान गीता एवं श्रृंगार लहरी के रचनाकार कृष्णदेव और केशव तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। श्रृंगार लहरी के तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और रास विलास विज्ञान गीता के हैं देव। ठीक है, देव केशव हमारे। अगला प्रश्न, भारत दूरदर्शा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा ने भवती, अंधेरे नगरी, नील देवी आदि है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 135 प्रश्न, नीचे दिए गए रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद पल्लव, ये किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? वह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया था भाई, खूंटियों पर टंगे लोग, तो ये इसमें दिया गया था। ये राइट आंसर होगा आपका। कब दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था। अब क्या है, 137 से 141 तक आपके लिए क्या होगा, गद्यांश दे रखा है, उसको आपको उसमें से ही आपको छांट कर उत्तर देने हैं। ये आपके लिए एक गद्यांश से देख लीजिए। लगभग 5 शताब्दी पूर्व, मतलब पहले, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर की सपनों की नगरी कहा था। किसने सपनों की नगरी कहा? डोमिंग पेस ने विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था।
यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी। किसकी राजधानी? संगम वंश की, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमा को दूर 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 तक फैलाया। ठीक है, इस पैसेज है, बहुत लंबी पैसेज है फ्रेंड्स, देख लेना। जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमी राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ, मतलब शुरू हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। चलिए, विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यवाली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दी से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किशिकंदा का एक भाग था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, किंदा का एक भाग था। इस स्थान पर बाली, सुग्रीवी, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्गा इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा था। अब देख लीजिए यहाँ पर किशिकंदा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो आप सभी को पता बाली का हिस्सा था, तो इसका राइट आंसर होगा बी। आपको इसी में से छांटना था फ्रेंड्स। ठीक है, पहले पैसेज पढ़ना है, अभी पढ़ा था हमने इसी को ही। 138वां, किसने हम्पी को सोपानों की नगरी कहा था? तो वह सभी को पता है, वह कहा था पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने कहा था। कौन से पुर्तगाली इतिहासकार थे? डोमिंग पेस ने कहा था। आपको इसी में छापना है। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो संयुक्त प्रांत से हुआ, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 1565 ईस्वी में संयुक्त प्रांत का आक्रमण से हुआ था। विजयनगर कैसा भग्नावशेष कैसे दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो वह जनशून्य के बीच फैले हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द बताइए, तो वह हो जाएगा विलक्षण नेत्रों वाला, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, आपके पैसेज वाले खत्म हो चुके हैं, अब आपके यहाँ पर अलग ग्रामर शुरू हो चुकी है। ये ग्रामर शुरू हो चुकी है। उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा दो बार आया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, तो हमारा यमक अलंकार हो गया इसमें। कैसे? यहाँ पर घटा दो बार आया। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ में ये अलंकार होता है। यहाँ घटा शब्द के दो अर्थ हैं, मेघमाला एवं कम हुआ। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। एक का मतलब होता है घटा का मतलब मेघमाला, और दूसरा का होता है कम हुआ। अब यहाँ पर बताना है आपको रेखांकित शब्दों के सही अव्यय भेद हो। सही अव्यय भेद है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, अरे सभी को पता है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए वो कैसे हुआ है। लेकिन शब्द के बाहर संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए 144वां प्रश्न, आपका सही समानार्थी वाला शब्द बताना है, तो बताइए। तो नाश का क्या हो जाएगा? नाश का हो जाएगा तबाही, तो ए राइट आंसर होगा। सही समानार्थी है नाश का तबाही।
निम्नलिखित में से प्रश्न 4 विकल्प हैं और उस विकल्प का चयन करना जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के कब लगते हैं? अरे शुरू में लगते हैं और प्रत्यय अंत में लगते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ये पूछा है उस मतलब जो प्रत्यय नहीं है, क्या नहीं है? प्रत्यय नहीं पूछा इसमें, जो प्रत्यय नहीं है। इसमें प्रत्यय नहीं तो बखूबी में नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? बे हमारा इसमें बे प्लस में खूबी, ये हमारे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और बाकी हमारे चिकना हट, चिकन प्लस में आहट, ठीक है, चांद प्लस में नी, या इस तरह से क्या हो जाएगी इसमें? अब प्रत्यय हो जाएगा हमारा, ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए इनमें से एक शब्द के दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप बताना है। कपोत का क्या हो जाएगा? कपोत का हो जाएगा आपका कबूतर, ठीक है, कपोत का तद्भव शब्द हो जाएगा कबूतर। तो इस बात को ध्यान रखना है। कपोत का तद्भव रूप होगा, कपोत का हो जाएगा कबूतर। चलिए, उसी तरह से गाल का में काज का तद्भव क्या होगा? जिनके तत्सम शब्द हैं, गाल का हो जाएगा आपका कपोल, और काम का हो जाएगा आपका कर्म, और काज का हो जाएगा आपका कार्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उसी के 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना। उल्टा अर्थ बताओ, विलोम बताना। विपरीत मतलब होता है उल्टा, विलोम। तो बताइए संयोग का क्या होगा? संयोग का हो जाएगा आपका वियोग। ए राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा? ए, वियोग हो जाएगा, वियोग, ठीक है। चलिए, इसमें से संधि विच्छेद करना है आपको, संधि विच्छेद करना है। उल्लास का के संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस में लास्ट, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि आपकी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा ऊपर। इसमें क्या बताना है? शब्द के सबसे अच्छा विकल्प बताना है। तो पतन का क्या होगा? पतन का गिरना होता है। क्या होता है? पतन का सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? गिरना होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ये ज़रूर बताना फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या है, हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं इससे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके लिए जो अभी रीजनिंग बची है उसको भी हम अब लेकर आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये 2019 से 2018 का पेपर था जो हमने आपको सोल्व करा दिया है। तो जिस तरह से भी अगर आप हमें कमेंट करके बताना है आपको अलग अलग चाहिए, तो हम आपको अलग अलग क्लास लगा देंगे। आपकी पर्यायवाची की हुई, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हुई, चाहे हिस्ट्री हुई, हर सब्जेक्ट के, ऐसे नहीं है सब्जेक्ट में से भी हर चैप्टर वाइज अलग अलग आपकी क्लास लगाएंगे फ्रेंड्स। ये आपसे वादा करते हैं हम आपको, ठीक है। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।